मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह 3 रोजे दौरे पे 23 अक्टूबर को होंगे वारिद कश्मीर। सिक्योरिटी सूरत हाल का लेंगे जायजा। मुंतखबा नुमाइंदों से होगी बातचीत। अवामी जलसों से करेंगे खिताब। बट्टादोरिया राजौरी में फिर से सुनाई दी गई गोलियों की आवाज। 12वें रोज में दाखिल हुआ मोरका। 2 फौजी अफसर समेत 9 की अभी तक हुई मौत। भारत में 100 करोड़ वैक्सीन की हद अबूर। 279 रोज में तारीख हुई रकम। इज्तिमाई जज्बे की फतह। वजीर आजम भारत मिशन हुआ मजबूत। मनोज सिन्हा। आदाब नाज़रीन, आप गुलिस्तान के स्टूडियो से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। मैं आपका मेजबान रऊफ फारूक। की स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे कल यानी 23 अक्टूबर को वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 रोजे दौरे पर आ रहे हैं और कल वो वारिद कश्मीर होंगे और दौरे के दौरान सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा, क्योंकि हालिया दिनों में जो हलाकतें हुई है और जिस तरह सिचुएशन बनी है बॉर्डर पे, उस हवाले से भी बातचीत होगी यहाँ के फौजी अफसरान के साथ और साथ साथ पुलिस के आला अधिकारियों के साथ। और उसके बाद जम्मू में भी पब्लिक रैली का इनेकाद किया गया, वहाँ पब्लिक रैली से खिताब भी करेंगे और यहाँ कश्मीर में भी जो मुंतखबा नुमाइंदे हैं उनके साथ तबादले ख्याल करेंगे वजीर दाखिला। अब सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो शहरी श्रीनगर में काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे रखा गया है। चप्पे चप्पे पे नाके लगाए गए हैं, बैंकर्स बनाए गए हैं। जनाना जो पुलिस है उनकी जो नफरी है वो भी तैनात की गई है। तो इस हवाले से कहीं ना कहीं लोगों को दुश्वारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हैं हमारे सीनियर साथी, इनसे ही जानना चाहेंगे सिक्योरिटी पॉइंट के हवाले से। हिलाल खैर मकदम है, आपका स्पेशल रिपोर्ट में जानना चाहेंगे सिक्योरिटी सूरत हाल क्या कुछ है, अगर हम शहर श्रीनगर की बात करें या वादी कश्मीर की बात करें। देखिए रूफ, चूँकि दौरा दाखिला वजीर जम्मू कश्मीर का है और काफ़ी VVIP दौरा है और इस दौरे की मुनासबत से हर वक्त प्रोटोकॉल ये रहा है कि जो आला तरीन सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो लिए जाते हैं और ठीक उसी तरह जम्मू कश्मीर में भी आज कुछ किया जा रहा है। लेकिन आज सिक्योरिटी सूरत हाल को कुछ हटके तरीके से यहाँ पर मुनज़्ज़म किया जा रहा है। हालांकि बाइक्स को कश्मीर के अंदर खासतौर पर शहरी श्रीनगर के अंदर आज सीज किया जाता है और उन्हें फिर जो मुतल्लिका थाने हैं वहाँ पर रखा जाता है और उसके बाद या तो शाम को या तो 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद उनको छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से आज पहली बार ऐसा हुआ है। हालांकि कल पुलिस की जानब से यही स्टेटमेंट सामने आया है कि ये जो बाइक्स यहाँ पर बंद की जाती हैं, थानों के अंदर रखी जाती हैं, इससे दौरा दाखिला वजीर के जम्मू कश्मीर के साथ कुछ नहीं है, बल्कि ये मिलिटेंट रिलेटेड जो मामलात है जिसको टैकल करने की जम्मू कश्मीर पुलिस कोशिश कर रही है, ये उसी का एक हिस्सा है। तो इस तरह से श्रीनगर के अंदर बहुत हद तक मुख्तलिफ थानों के अंदर इन बाइक्स को रखा गया है और इस पर अब सियासी हलचल भी तेज हो गई है। महबूबा मुफ्ती ने इस बात को लेकर ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि ये कलेक्टिव पनिशमेंट है। ये महबूबा मुफ्ती का ट्वीट है और उन्होंने कहा कि ये कलेक्टिव पनिशमेंट है जो अब जम्मू कश्मीर के लोगों को दी जा रही है कि अब जो लोग अपना जो है निवाला की बंदोबस्त करते हैं, अपना रोजगार कमाते हैं और बाइक्स का इस्तेमाल करते थे, तो उनसे भी अब ये छीना जा रहा है। लेकिन पुलिस का ये मानना है कि ये एक सिक्योरिटी मेजर है और सिक्योरिटी मेजर के तहत ही इस तरह की चीज़ें जो है की जाती है। हिलाल, काफ़ी वक्त के बाद ये देखने को मिल रहा है कि श्रीनगर की बात करें तो सड़कों से गाड़ियों से पैसेंजर्स को नीचे उतारा जा रहा है और खासकर औरतों को भी नीचे उतारा जा रहा है, उनकी जामत तलाशी ली जा रही है। कहीं ना कहीं लोग इस हवाले से नाराज़गी भी दिखा रहे हैं, जो वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं। बिल्कुल, हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देख रहे हैं और वहाँ पर गम गुस्से का इजहार किया जाता है। मुख्तलिफ जो हैंडलर्स हैं वो यही लिखते हैं कि अगर ये चीज़ें हुई हैं, अगर इस तरह सिक्योरिटी के मेजर्स हैं तो फिर ज़िंदा रहना इस वजह से बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कमाई फिर कुछ नहीं होगी। क्योंकि यहाँ बहुत सारे जो नौजवान हैं जो बाइक्स चलाते हैं और उसके बाद मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं, चाहे वो रनर के तौर पर काम करते हैं या डिस्पैचर के तौर पर काम करते हैं, तो इस तरह से उनका आना जाना आज के दौर में जब
जो फ्यूल के रेट्स भी काफ़ी हाई हैं, तो इस वजह से मोटरसाइकिल हर कोई ऑप्ट करता है। यहाँ तक कि सरकारी मुलाजिम भी आज बाइक ही इस्तेमाल करता है, इस वजह से कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। और अपने 10 रुपये बचाने के लिए जब वो बाइक का इस्तेमाल करता है और उसके बाद वो थाने में उसे रखा जाता है, तो उससे उसकी लाइवलीहुड पर काफ़ी असर पड़ता है। तो एक गलत नोशन जो है वो पब्लिक के अंदर चली गई है कि जो इस तरह का स्टेप है, अगर इससे सिक्योरिटी को कंटेन किया जाता है तो फिर ये हतमी भी नहीं हो सकता है, दायवी भी नहीं हो सकता है। तो इस तरह से लोगों के अंदर इस चीज़ को लेकर काफ़ी गम और गुस्सा है। लेकिन पुलिस का मानना है कि इस तरह के मेजर सिर्फ लोगों की बहबूदी के लिए और लोगों की सिक्योरिटी के लिए लिए जाते हैं। और आज ही हमने देखा कि श्रीनगर के अंदर ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। और जिस तरह से हाल ही में सिविलियन किलिंग्स हुई है, तो इस तरह से मिलिटेंट्स का काउंटर करने के लिए पुलिस और सीआरपीएफ का दावा है कि अब ड्रोन्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। यानी इंटेंसिटी को समझना पड़ेगा कि कश्मीर के अंदर, पर्टिकुलरली श्रीनगर के अंदर किस तरह की नवीयत है। और यही वजह है कि इस तरह के बड़े फैसले और बड़े जो मेजर्स है सिक्योरिटी के, वो लिए जाते हैं। चलिए, दौरे से पहले इस तरह की सूरत है। हिलाल, ये भी जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि कोई मुबस्सिरीन जो है वज़ीर दाखिला के इस दौरे को कई सियासत से भी जोड़ रहे हैं कि डिलिमिटेशन जो प्रोसेस चल रहा है उसको अब पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा और फिर इंतखाबात होंगे, और इस हवाले से इस दौरे को भी जोड़ा जा रहा है क्योंकि जो अवामी नुमाइंदे हैं उनके साथ बातचीत भी होगी वज़ीर दाखिला की, और यहाँ से फीडबैक भी लिया जाएगा कि क्या मुतवक्का है कि इंतखाबात जल्द से जल्द हो सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, दाखिला वजीर साहब कश्मीर के दौरे पर आए हैं और ख़ासतौर पर कश्मीर जब भी कोई दाखिला वजीर यहाँ आता है तो मेन कंसर्न उनका सिक्योरिटी मेजर ही रहता है, क्योंकि एक हाइपर सेंसिटिव स्टेट है जम्मू कश्मीर, हाइपर सेंसिटिव इलाका है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी स्टेट्स के मुकाबले में। तो इस तरह से प्राइमरी कंसर्न किसी भी दाखिला वजीर के दौरे का यही रहता है कि हर किसी शाख के साथ, जितनी भी सिक्योरिटी विंग्स है उनके साथ मुलाकात की जाए, उनसे फीडबैक लिया जाए। और जब रिसेंटली किलिंग्स हुई है और कश्मीर की सूरत हाल जब अबतर हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी सरकार मुल्क के अंदर ये दावे कर रही है कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर का सिनेरियो चेंज हो चुका है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखते हैं तो उनका मानना है कि सिक्योरिटी नक्ते नज़र से भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आ गई है। और सरकार हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये दावे भी करती हैं कि यहाँ स्टोन पेल्टिंग जो है उसको रोक दिया गया है। लेकिन अगर स्टोन पेल्टिंग को रोक दिया गया है तो फिर क्या वजूहत है कि आए रोज यहाँ पर एनआईए की छापेमारी हो रही है और रोजाना अब एनआईए यहाँ पर छापेमारी कर रही है। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी लोगों की पकड़ दकड़ जो है जारी रखी हुई है। और पुलिस का मानना है कि इनकी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ इस चीज़ को लेकर की जाती है कि जितनी भी मिलिटेंट एक्टिविटीज़ या मिलिटेंट सरगर्मियाँ यहाँ पर होती हैं तो उसी के कनेक्शन में इनसे पूछगछ की जाती है। तो अगर एक तरफ सरकार ये कहती है कि माहौल ठीक है, तो दूसरी तरफ से अंदरूनी हालत ऐसी है, तो वह साफ दर्शाता है कि सिक्योरिटी सिनेरियो ठीक नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब जब ट्विटर से लेकर दूसरे प्लेटफॉर्म्स में, यहाँ तक कि मीडिया के अंदर भी, पॉलिटिकल सेटअप पे भी जो बीजेपी सरकार को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, तो उस ज़मन में, उस पस मंज़र में भी इस दौरे को देखना बहुत ज़रूरी है कि अब कहीं दाखिला वजीर का जो कंसर्न है वो सिक्योरिटी ग्रिड को ठीक करने के साथ साथ जो सिविलियन किलिंग्स हुई हैं और उसके साथ साथ गैर रियासती मजदूर यहाँ छोड़कर चले गए हैं, उनको कैसे ऐसी सिचुएशन को ठीक किया जाएगा, इसको अपना प्राइमरी फोकस बनाकर दाखिला वजीर यहाँ पर मुख्तलिफ विंग्स के साथ, फौज के साथ भी अब मीटिंग करेंगे और उसके बाद कोई हतमी फैसला या आइंदा की जो स्ट्रैटेजी है उसको फिर अमलाया जा सकता है। चलिए हिलाल, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी बात कर रहे थे और तफसीलात पहुंचा रहे थे श्रीनगर में जो सिक्योरिटी सिनेरियो बना हुआ है वज़ीर दाखिला के दौरे से पहले, और जिस तरह जो टू व्हीलर्स जो लोग चला रहे हैं उनको पुलिस पकड़ के ले जा रही है। कई दिनों से ये सिलसिला जारी है, कई लोग इस हवाले से नुक्तेचीनी भी कर रहे हैं सरकार के इस फैसले की। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में आप जरा बात करेंगे राजौरी का बट्टादूरिया इलाका, जहां पे आज फिर से गोलियों का तबादला शुरू हुआ है और तकरीबन 46 घंटों के बाद यहां पे फिर से गोलियों की आवाज़ सुनाई दी गई है। पिछले दिनों फौज ने ऐलान भी किया था कि जो आम लोग हैं वो इस इलाके का रुख ना करें, अपने घरों में बैठे, अपने माल मवेशियों को बाहर ना छोड़े और बच्चों को लेकर अपने घरों में बैठे। और उसके बाद ही 46 घंटों के बाद ही अब वहाँ पे गोलियों का तबादला फिर से शुरू हुआ है। और अभी तक की बात करें तो 9 फौजी एहलकार जो है वो इस मार्का में अभी तक हलाक हुए हैं। जमशीद हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे ही जानना चाहेंगे अभी क्या सूरत हाल है। जमशीद, क्या सूरत हाल अभी है इलाके में, क्योंकि आज फिर से गोलियों की आवाज़ सुनाई दी इस इलाके में?
तो बिल्कुल, अगर 46 घंटे के बाद बात करें भाटा दुनिया के जंगल में आज सुबह दोबारा जो फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ था वो इस वक्त भी रुक कर चल रहा है। हालांकि पिछले कल दिन हमने देखा था पूरी तरह खामोशी छाई थी, मगर पिछले 12 दिन से इस इनकाउंटर को लगातार चल रहा था, जिसमें आज दोबारा शिद्दत की गोलाबारी हुई है। पहले गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, मगर इस बार गोलों की आवाज भी धमाके जोरदार सुनाई दिए जा रहे हैं। हालांकि जराये से खबर सामने आई थी कि इस इनकाउंटर में सेना का एक जवान जख्मी हुआ है, मगर इसकी सेना की तरफ से तस्दीक नहीं की गई है। मगर आज भी हालात बहुत ज्यादा इस जंगल में कशीदा नजर आए, जहां सुबह से इस वक्त तक गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही हैं, क्योंकि पिछले 12 दिनों में ये पहला दिन ऐसा होगा जिसमें सुबह से लेकर इस वक्त तक फायरिंग का तबादला हो रहा है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, जम्मू पुंछ हाईवे भी पिछले 7 दिन से गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई थी, और आज एसएसपी पुंछ की तरफ से लोगों से अपील की गई थी कि वो जम्मू या राजौरी का रुख करने के लिए सिर्फ डीकेजी का रास्ता इस्तेमाल करें, यानी देरा गली का रास्ता इस्तेमाल करें, डीजी के रास्ते को तर्क करें, क्योंकि इस पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया है। क्योंकि 7 दिन से ये हाईवे भी बंद है, जिससे पिछले दिनों हमने देखा भी था कि वहां से मसाजिद से ऐलान करवाया गया था कि जो भी लोग हैं वो अपने घरों के अंदर चले जाएं, और तब लग रहा था कोई बड़ी कार्रवाई होगी, मगर ये कहा गया है, अब सेना की तरफ से कहा गया था कि उन लोगों के लिए अपील की जा रही है जो लोग अपने माल मवेशी लेकर जंगल की तरफ जाते हैं, वो जंगल का रुख ना करें। मगर आज सुबह से लेकर इस वक्त तक रुख, पहले सुबह हमने काफी शिद्दत की गोलाबारी देखी, और उसके बाद इस वक्त भी रुक रुक कर गोलियों का तबादला हो रहा है। रूफ जमशीद, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, कुछ दिन पहले की बात करें जिसमें औरतें भी शामिल है, क्या उनको छोड़ा गया? बिल्कुल, पूछताछ के लिए कुछ लोगों पर इल्जाम ये जरूर था कि इन लोगों ने मिलिटेंटों की मदद की, उनसे पूछताछ के लिए उनको जरूर बुलाया गया था, मगर पुलिस से हमने इस पर बात की तो पुलिस की तरफ से कोई जवाब सामने नहीं आ रहा। मगर हमारे जराये ये बता रहे हैं कि उनसे पूछताछ लगातार ही जारी है कि कितने लोग थे, क्या क्या मदद इनकी तरफ से की गई है, ये बातें इनकी तरफ से चल रही है। मगर पुलिस की तरफ से एक बात ये जरूर कही जा रही है, जो हमारे जराये बता रहे हैं कि इनको गिरफ्तार नहीं किया, सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया था कि क्या इन लोगों ने मिलिटेंटों की मदद की है, उसको लेकर इनको बुलाया गया था। पहले ये संख्या सिर्फ 3 में थी, फिर बाद में 5 पहुंची, और अब बताया जा रहा है, जो हमारे जराये बता रहे हैं कि 8 लोग ऐसे हो चुके हैं जिनमें मां और बेटा भी शामिल है। कुल मिलाकर 8 लोग ऐसे हैं जिनसे पुलिस इस हवाले से पूछताछ कर रही है। क्योंकि अगर आज आगे से गोली आई है दोबारा, या जो जराये से खबर आ रही है कि सेना का एक जवान जख्मी हुआ है, तो इसका मतलब इस जंगल के अंदर अभी भी मिलिटेंट मौजूद है। मगर पिछले कुछ दिनों से जिस तरह अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि मिलिटेंट यहां से भाग निकलने में कामयाब हो चुके हैं, मगर आज जो खबर आ रही है जराये के हवाले से कि इसमें सेना का एक जवान जख्मी हुआ है, इसका मतलब इस जंगल के अंदर अभी भी जमशीद, जरा ये भी बताइए कि तस्दीक हो पाई है अभी तक इन 12 दिनों की अगर बात करें किसी फौजी अफसर से या किसी पुलिस अफसर से, कि कितने मिलिटेंट हो सकते हैं? मिलिटेंटों की जहां तक बात है, कितनी तादाद है इसकी तस्दीक भी नहीं कर पा रहे हैं कोई भी, क्योंकि हालांकि ये हम कहें कि इनको इसका इल्म नहीं है, इल्म जरूर है मगर बताया नहीं जा रहा। क्योंकि डीआईजी से हमने बात की थी, उन्होंने भी कहा था कि इनकी संख्या भी, तादाद कितनी है वो नहीं बता सकते हम, और कब से यहाँ हैं ये भी नहीं बता सकते। क्योंकि पिछले 7 या 8 दिन की अगर बात करें, यहाँ से फायरिंग की जाती थी, मगर मिलिटेंटों की तरफ से कोई जवाबी फायरिंग की आवाज नहीं सुनाई दी गई थी। मगर आज जो हमारी बात हो रही है जराये से, वो यही कह रहा है कि आज मिलिटेंटों की तरफ से भी आगे जो अभी फायरिंग की गई है। चलिए जमशीद, हम तक तफसीलात पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथी जमशीद मलिक तफसीलात पहुंचा रहे थे कि आज भी गोलियों का तबादला हुआ इस इलाके में, और तकरीबन 46 घंटों के बाद ये दोबारा से गोलियों की आवाज़ सुनाई दी है, और दोनों तरफ से जो है वो गोलियों का तबादला अभी भी वहाँ पे जारी है। नाज़रीन, अब जरा बात करेंगे कोविड-19 के वैक्सीनेशन के हवाले से, क्योंकि 100 करोड़ जो वैक्सीनेशन का हद था वो अबूर हुआ है आज पूरे मुल्क में। और आपको याद होगा 16 जनवरी को मुल्क में ये वैक्सीनेशन प्रोसेस की शुरुआत की गई थी, और 279 दिनों के अंदर 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन का डोज दिया गया है, जिसमें तकरीबन 37% ही लोग ऐसे हैं जिनको दोनों डोज दिए गए हैं। बाकी जो है, बाकी लोगों को एक डोज की हवाले से बात है तो वो काफ़ी ज़्यादा तादाद है, और 100 करोड़ लोगों का ये जो पूरा, तो इसमें अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है वो रियासतों में पहले नंबर पे है कि जहाँ पे ज़्यादा तादाद में लोगों को वैक्सीनेशन डोज दिया गया है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो 20वें नंबर पे जम्मू कश्मीर आ रहा है। तो 20वें नंबर पे क्यों आ रहा है, यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन डोज दिया गया है, इस पूरे मामले पे हम बात करेंगे। डायरेक्टर जनरल फैमिली वेलफेयर एंड इम्यूनाइजेशन डॉक्टर सलीमुर रहमान बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, खैर मकदम है, आपका स्पेशल रिपोर्ट में जानना चाहेंगे, एक बड़ा हदफ जो है आज पूरा हुआ है मुल्क में, 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन डोज दिया गया है।
बिल्कुल। पूरे कंट्री ने 1 बिलियन डोजेस कंप्लीट कर दी है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड डोज के लिए। तो ये कोई छोटा हदफ नहीं है। 100 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट करना, ये तो मुझे लगता है अगर मतलब हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज बीइंग वैक्सीनेटेड ओवर हियर। अगर आप कहोगे कि बाकी इटली, यूरोप में लोगों ने वैक्सीनेट किया है, उनका भी 56% 60% वैक्सीनेशन है, लेकिन उनकी पॉपुलेशन ओवरऑल हमसे बहुत कम। डॉक्टर साहब, अगर हम जम्मू कश्मीर, आवाज बहुत आ रही है पीछे से। जी जी जी, मुझे मतलब वहां से ऑडियो क्लियर नहीं है। दोबारा से कोशिश करेंगे उनके साथ राब्ता कायम करने की। चलो अब क्लियर है, क्लियर है। डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है अब? हाँ, अब आ रही है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो 20वें नंबर पे जम्मू कश्मीर आया, तो वजह जानना चाहेंगे आपसे, 20वें नंबर पे क्यों? मैं आपको ये बताना चाहूँ, जहां से आपने ये डेटा रिट्रीव किया है वो डेटा ठीक नहीं है। हम 20वें नंबर पे नहीं है, टेक्निकली हम ऑलमोस्ट नंबर 1 पे है। अभी कल ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डेटा रिलीज किया था जिसमें टॉप 5 स्टेट्स जो थी, उसमें J&K इज वन ऑफ द टॉप 5 बेस्ट स्टेट्स इन द स्टेट ओब्लिक यूटीज इन द कंट्री। लेकिन आप जो कह रहे हो 20वें नंबर है, ये तो बिल्कुल नहीं है। हम तो अभी इकोनॉमिक टाइम्स की एक सर्वे भी आई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा भी है, जिसमें वी आर ओनली सेकंड टू हिमाचल। हिमाचल ने 100% पॉपुलेशन को कवर किया है काफी देर 15-20 दिन पहले, लेकिन हमारा और उनका पॉपुलेशन का डिफरेंस बहुत है। उनकी टोटल पॉपुलेशन 67 लाख है और उनका टारगेट पॉपुलेशन जो 18 एबो है वो 66% जो बनता है वो अराउंड 51 लाख बनता है। और 51 लाख J&K ने आज से 2 महीने पहले कंप्लीट किया हुआ है। We have completed on first dose till date around 95 lakh people जी, सिर्फ फर्स्ट डोज में। और टोटल डोजेस हमारी 1,45,00,000 डोजेस हमने दिए बोथ फर्स्ट एंड सेकंड डोज के। तो वी आर नॉट 20th नंबर, डेफिनेटली नॉट। वी आर नंबर 2 इन द कंट्री। एंड अगर देखा जाए पॉपुलेशन के हिसाब से वी आर हैविंग हायर पॉपुलेशन देन हिमाचल ऑल्सो। हमारे से आगे वो स्टेट्स आगे हैं या यूटीज है जो छोटी छोटी है। फॉर एग्जाम्पल आपकी गोवा अगर है तो वो तो 14 या 15 लाख की पॉपुलेशन है टोटल। वो जो उनका टोटल टारगेट ग्रुप है वो तो हम हर हफ्ते में कंप्लीट कर देते हैं। और इफ यू टेल मी दैट लेह इज डूइंग बेटर देन J&K, तो देयर टोटल पॉपुलेशन इज 3.5 लाख। और लक्षद्वीप की बात करेंगे या आप गोवा एंड दमन द्वीप की बात करेंगे, नो वी आर डेफिनेटली बेटर देन मेनी प्लेसेस। आई थिंक नंबर 2 इन द कंट्री। तो आपको भी अपना डेटा चेक करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ये आपने पहले डोज की बात की, तो दूसरा डोज क्यों सारे लोगों को नहीं दिया गया है? क्या वजह है इसकी? क्योंकि बेशतर लोग जो शिकायतें कर रहे हैं अभी भी कि उनको पहला डोज जो है काफी टाइम पहले दिया गया, वो दूसरा डोज उनको नहीं मिला है। अगर आपके पास कोई शिकायत आती है तो रादर वो शिकायत क्यों कर रहे हैं? हम तो प्रोएक्टिवली उनको ढूंढ रहे हैं। अगर उन्होंने कंप्लीट किया है, इसको कहते हैं ओवरड्यू डोज। रादर वी आर लुकिंग फॉर देम। हमने तो एक कॉल सेंटर भी बनाया है कि लोगों को कहते हैं जिनको ड्यू है और वो अगर उनको ना मिला है प्लीज कम टू अस। लेकिन आपको ये भी बताऊं कि नेशनल एवरेज 31% अचीवमेंट है सेकेंड डोज में और हमारी 50% है आज की डेट में। और फर्स्ट डोज में नेशनल एवरेज 74 है और हमारा 102% हो गया है। तो और अगर किसी जो आपके व्यूअर्स हैं, इफ दे आर लिसनिंग टू मी, तो जिसको भी सेकेंड डोज ओवरड्यू है, दे शुड प्लीज गो टू द सेंटर, दे विल बी गिवन प्रेफरेंस ओवर अदर पीपल। डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि स्टॉक की कमी भी देखने को मिली है। काफी टाइम हमने ये भी सुना कि स्टॉक अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से जो प्रोसेस वैक्सीनेशन का है वो रुका पड़ा हुआ है। ओहो, आपका आज का डेटा ठीक नहीं है। नहीं, आज की डेट नहीं डॉक्टर साहब, आज की डेट की बात नहीं कर रहे हैं। हमने मरहलावार तरीकों में देखा कि कई बार कहा गया कि जो स्टॉक है वो अवेलेबल नहीं रहता है। इस वजह से मैं बताता हूँ। हाँ, एग्री। जब बहुत पहले की बात है ये, आज की डेट में हम एक दिन में पिछले दिनों जब हमारा फर्स्ट डोज कंप्लीट करना था, हमारी एवरेज पर डे वैक्सीनेशन थी 1.6 लाख। और अब जब फर्स्ट डोज हमने 100% कंप्लीट की, नाउ स्टिल वी आर डूइंग अ लाख पीपल एवरी डे। और ये पॉसिबल तब हुआ, रादर J&K एक वाहिद यूटी है कंट्री में जिसको वैक्सीन सरप्लस मिल रहा है। वो बिकॉज ऑनरेबल LG की डायरेक्ट इंटरवेंशन और हमारे चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की डायरेक्ट, क्योंकि उनके अपने रिलेशंस हैं वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, उनकी डायरेक्ट इंटरवेंशन से हमें एक्स्ट्रा वैक्सीन मिलता रहा। और आज की टुडे वी हैव 20 लाख वैक्सीन अवेलेबल इन जम्मू एंड कश्मीर। तो
वैक्सीन सरप्लस है, और ये इसलिए भी है कि वी आर प्रेफर्ड देन ओवर द अदर स्टेट्स। 18 साल की उम्र के कम जो बच्चे हैं उनको जो वैक्सीनेशन की बात कही जा रही थी उनको वैक्सीन दिया जाएगा, क्योंकि तीसरी वेव जो है ये बच्चों में ज्यादा पाई जा सकती है। तो इस हवाले से कोई इनिशिएटिव लिया गया अभी? हाँ, इसमें अभी देखो, दिस इज अ कॉल टू बी टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन जहां तक हमारा ताल्लुक है, वी आर रेडी एंड प्रिपेयर्ड कि जब भी हमें कहा जाएगा कि 12 से 18 शुरू कर दो, वी आर रेडी, वी हैव कैलकुलेटेड द डेटा, हमने डिनोमिनेटर को देख लिया है, डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा है कितना लोड बन रहा है, वी आर रेडी, वी आर प्रिपेयर्ड। इस डिमांड में अभी कल ही एक वर्कशॉप भी हुई है, WHO की एक वर्कशॉप हुई है हमारी स्टेट लेवल ऑफिसर से, क्योंकि उसकी टेक्निक और डोजेज डिफरेंट है एज कंपेयर टू द अडल्ट पॉपुलेशन। तो वो वैक्सीन क्या अवेलेबल है? वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है, बट वैक्सीन कैन बी मेड अवेलेबल वेरी शॉर्टली इफ दे स्टार्ट। तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है कभी? कोई इस हवाले से कोई गाइडलाइन है? अभी कोई गाइडलाइन नहीं है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इन द प्रोसेस ऑफ वर्क, मतलब ये प्रोसेस चल रहा है, इस पे काम हो रहा है। तो बट इट मे टेक फ्यू डेज, फ्यू वीक्स और ए मंथ, आई थिंक इट विल बी स्टार्टेड। डॉक्टर साहब, ये भी खबरें गश्त कर रही है कि चाइना में जो वायरेंट है अब तब्दील हो चुका कोविड-19 का, क्या यहाँ पे भी ये मुतवक्का है कि ये जो वायरेंट है वैसे बार बार बदलता ही रहता है, मगर जिस तरह तीसरी लहर के हवाले से बात करें तो क्या कोई नया वायरेंट देखने को मिल रहा है अभी? नहीं, अभी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अभी तक तो हम डेल्टा वायरस से ही को ही एनकाउंटर कर रहे हैं। हमारी जीनोमिक सीक्वेंसिंग फ्रीक्वेंटली होती है, यहाँ से सैंपल जाते हैं, NIV पुणे जाते हैं और वहां से फिर जीनोमिक, क्योंकि जब तक जीनोमिक सीक्वेंसिंग का रिजल्ट नहीं आएगा, तो अगर ये कोई लेटेस्ट वेरिएंट है तो इट विल बी ओनली प्रूवन वंस वी गेट द रिपोर्ट फ्रॉम नेशनल लेवल लेबोरेटरीज दैट व्हिच टाइप ऑफ वेरिएंट इज एग्जिस्टिंग राइट नाउ इन द कम्युनिटी। चलिए डॉक्टर साहब, तफसीलात पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सलीमुर रहमान बात कर रहे थे और कोविड-19 के हवाले से बात हो रही थी, वैक्सीनेशन प्रोसेस के हवाले से। जम्मू कश्मीर में भी अच्छी खासी तादाद जो है वो उनको वैक्सीन दिया गया है, और दूसरे डोज की जहां पे भी जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया है वो अपने नज़दीकी हेल्थ सेंटर्स में जाके दूसरा डोज ले सकते हैं, क्योंकि सलीमुर रहमान साहब का ये भी कहना है कि हमारे पास जो वैक्सीन है वो अवेलेबल है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिन पहले साबिका जो यहाँ के गवर्नर थे सत्यपाल मलिक ने का एक बयान सामने आया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि जो रोशनी एक्ट है उसके हवाले से जिन लोगों ने ज़मीनें हासिल की है उनमें पहले महबूबा मुफ्ती साहब का वज़ीर आला का नाम आया था। उन्होंने कहा कि फिर तस्दीक करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद ये सही साबित हुआ कि उन्होंने भी रोशनी एक्ट में ज़मीन हासिल की है। उस पर रद्दअमल जाहिर किया था महबूबा मुफ्ती ने। उन्होंने कहा था कि या तो सत्यपाल मलिक अपने बयान को वापस ले या डिफेमेशन के लिए तैयार हो जाए, और आज तक तो ये देखने को मिला कि सत्यपाल मलिक ने जो अपना बयान है वो वापस नहीं लिया है, और आज बाज़ाब्ता तौर पर PDP सदर की तरफ से सत्यपाल मलिक को एक डिफेमेशन जो है एक नोटिस भेजा गया है 10 करोड़ रुपए के हवाले से। उनका कहना है कि उन्होंने उनकी इज्जत के हवाले से बात की, इस हवाले से उनकी ज़ात के हवाले से बात की थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और उन्होंने कहा था कि महबूबा मुफ्ती ने वाकई में ज़मीन हासिल की थी। और आज बाज़ाहिर तौर पर उनके वकील अनिल सेठी ने सत्यपाल मलिक के खिलाफ एक नोटिस रवाना किया है डिफेमेशन। नाज़रीन, अब जरा बात करेंगे मौसम के हवाले से, क्योंकि महकमे मौसमियात का कहना है कि आज शाम देर गए से मौसम में तब्दीली आ सकती है, और वादी की बात करें तो मैदानी इलाकों में बारिशें हो सकती है और तेज़ बारिशें होगी, और जो बालाई इलाके हैं वहाँ पे बर्फ़बारी होगी और अच्छी खासी बर्फ़बारी मुतवक्का है इन इलाकों में। और पहले ही महकमे मौसमियात ने यहाँ के लोगों को इस हवाले से आगाही दी थी, क्योंकि अभी मेवा का सीज़न यहाँ पे चल रहा है, अभी मेवा उतार रहे हैं लोग अपने इलाकों में। तो उस हवाले से उन्होंने उन लोगों के हवाले से ज़्यादा एडवाइजरी जारी की थी कि वो जो भी मेवा अभी दरख्तों पे है उनको उतारा जाए जल्द से जल्द, क्योंकि मौसम में जो है वो तब्दीली मुतवक्का है, और ये तब्दीली बड़ी तब्दीली है। और उनका ये भी कहना है कि 24 अक्टूबर बाद दोपहर से फिर मौसम जो है वो ठीक होने के आसार नज़र आ रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या कह रहे हैं इस हवाले से, हम आप तक पहुँचा रहे हैं।
जिस तरह से हमारी पेशिंग गोई है, पहले से 22 इवनिंग से जो है मौसम खराब हो जाएगा और अब आलूद हो जाएगा आज लेट आफ्टरनून से ही, और हायर रिचेस में जो है लाइट रेन के चांसेस हैं। और जैसे जैसे सिस्टम बढ़ेगा 23 को जो है सिस्टम का मेन एक्टिविटी है, फिर 24 आफ्टरनून तक जो है रहेगा मौसम ऐसे ही। तो कुल मिला के जैसे हमने एडवाइजरी इशू की थी, इसमें बिल्कुल साफ तौर पे लिखा गया था कि लाइट स्नोफॉल के चांसेस हैं प्लेन्स में भी, मिडल रिचेस में मॉडरेट स्नोफॉल के, और हायर रिचेस में जो है मॉडरेट स्नोफॉल के चांसेस है, और कुछ एक जगहों पे हेवी स्नोफॉल के भी चांसेस है। बाकी जम्मू रीजन में भी दरमियाना दर्जे की बारिशें बिल्कुल रहेंगे, खासकर 23 को, और जम्मू के जो हायर रिचेस हैं वहाँ पे भी स्नोफॉल के इम्कान हैं। जिस तरह से हमने 20 तारीख को ही एडवाइजरी इशू किया था, जिसमें लिखा गया था कि आप अपने फल फ्रूट वगैरह है उनको जितना जल्दी हो सके उतारें, क्योंकि और टेम्परेचर जब डिप होगा तो लाइट स्नोफॉल के चांसेस हैं यहाँ पे भी। बाकी लोगों को हमारी तरफ से है पैनिक ना। चलिए, इसके साथ ही अभी तक की स्पेशल रिपोर्ट से अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान।